होते हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, जिसमें हमने मॉडर्न का डिस्कशन किया था। और मॉडर्न में हमने देखा था क्लासिफिकेशन 5 टाइप से होते हैं, असेट, लाइबिलिटी, मतलब अकाउंट्स को हम क्लासिफाई इन हेड्स में कर सकते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंसेस, है ना, यही देखे थे। फिर हमने रूल ऑफ डेबिट, इंक्रीज अगर होगी असेट तो डेबिट और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। लाइबिलिटी के लिए भी उल्टा था, लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए, क्योंकि ये अपोजिट साइड होते हैं असेट के। असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वाली इक्वेशन अगर देखें तो दोनों अपोजिट साइड है। रेवेन्यू का नेचर कैपिटल के जैसा ही होता है और एक्सपेंस का नेचर एक तरह से असेट जैसा होता है ना। तो ये हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखे। अब हमारे जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसमें एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1, बहुत ही बेसिक इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर 1 बोल रहा है फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय आर आफ्टर ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, शो हाउ वेरियस अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दीज ट्रांजैक्शन। आपको ये बताना है इन ट्रांजैक्शन से वेरियस अकाउंट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको एक टेबल बनानी है जिसमें कॉलम्स होंगे आपके, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, ये इफेक्ट कैसे होंगे और डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, ये आपको बताना है। तो टेबल बना लेते हैं। आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5,000 रुपीज। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा था कौन कौन से अकाउंट में एड और लेस होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश और कैपिटल। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, कैश और कैपिटल। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, कैश का नेचर है और कैपिटल का नेचर है। हाउ अफेक्टेड, तो असेट जो है वो क्या हो रहे हैं और कैपिटल भी क्या हो रही है। अब रूल लगाना है। हमने देखा असेट अगर इंक्रीज होती है, असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या करना है, ये रहा, और डिक्रीज हो रही है तो क्या करना है, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। तो यहां पे कैश असेट है और असेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। डेबिट कितने से होगा, 5,000 रुपए से, 5,000 रुपीज से। और कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल का नेचर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, कितने रुपए से। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर 1,200, कुछ नहीं बोला है तो कैश में ही खरीदा। तो यहां पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो फर्नीचर और एक कैश। दोनों का ही नेचर क्या है, इन दोनों का ही नेचर असेट है। फर्नीचर असेट इंक्रीज हो रहा है खरीदने से और कैश, रूल दोनों पे वही लगेगा असेट वाला। असेट अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाएंगे और डिक्रीज होते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगा दिया। ही पेड सैलरी टू हिज क्लर्क 1,100, सैलरीज दी क्लर्क को। अब हमने, अच्छा अकाउंटिंग इक्वेशन में सैलरी जब पे करते हैं तो क्या करते हैं, कैश से कम और कैपिटल से कम, यही करते हैं, कैश से कम और यही करते हैं ना। बट यहां पे ऐसा नहीं करना है। हमने बात की थी अभी लास्ट लेक्चर में कि भैया अब हम सारे रेवेन्यू और एक्सपेंस के लिए भी सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, जिनका हेडिंग वही टेम्परेरी कैपिटल अकाउंट है, जिनको हम ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल अकाउंट भी बोलेंगे, टेम्परेरी कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। एंड में उसे P&L में ले जाके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ट्रांसफर करेंगे। मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन का कैपिटल पे इंपैक्ट ना डालते हुए पीरियड के एंड पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लेके चाहिए डायरेक्ट। तो यहां पे हमें सैलरी, एक नॉमिनल अकाउंट अलग ओपन करना है सैलरी का,
तो सैलरी एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सैलरी एक ही बार दी। मान लो 1 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, तो साल में अगर 2 एम्प्लॉई हो तो उनको 12 बार, 12 इंटू 2 24 बार सैलरी दोगे, तो 2400 बार सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। तो सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है और कैश हमारा असेट है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और असेट, तो रूल क्या लगेगा? रूल लगेगा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट कितने अमाउंट से? 1100 रुपीज से। और कैश असेट है और असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है कितने अमाउंट से? 1100 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। आप देख सकते हो हमने रूल लिख रखा है यहाँ पे, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट। सेम ऐसे ही असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो भी क्रेडिट। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट और असेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट पेड रेंट, सेम वही है, रेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस और कैश में पे हो रहा है, सेम जैसा ट्रांजेक्शन नंबर 3 है वैसे ही 4th हो जाएगा। 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, बस यहाँ पे जो अकाउंट इन्वॉल्व है उसका नाम रेंट हो जाएगा और कैश। रेंट का नेचर भी वही है, एंड असेट। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और असेट, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट और असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? रिसीव्ड इंटरेस्ट 2000 रुपीज। रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना? 2000 रुपीज। 2000 रुपए ब्याज आया, इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट इज ए रेवेन्यू, तो यहां पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैश और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कैश असेट है और इंटरेस्ट रेवेन्यू है। असेट इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा कितने अमाउंट से, और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है कितने से? 2000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, ये रूल लगा दिया। तो सेम वही अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से सोचना है, किस अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है, बस ध्यान देना है। वहां पे हम सारे रेवेन्यू और एक्सपेंस को कैपिटल में ले जाते थे, अब सेपरेट अकाउंट ओपन होंगे, ठीक है। और उन अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है पहले ये देखना है और फिर उस पर रूल लगा देना है, डेबिट या क्रेडिट। ये हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है मॉडर्न अप्रोच से। कुछ और क्वेश्चंस अगर हो तो देख ले। इलस्ट्रेशन 2 है हमारा मॉड्यूल का, इंस्टीट्यूट का, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में, चैप्टर 2 में। ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है, तो ये भी सॉल्व कर ही लेते हैं, हमने नहीं किया था पिछले चैप्टर में। तो क्या है? डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। आपको बिगिनिंग की फिगर्स दे रखे हैं, है ना, एंड एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें कैपिटल अकाउंट मिसिंग है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिसिंग है, ठीक। और उसके बाद बोला है रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। आपको सबसे पहले तो इक्वेशन को रीसेट करना है और प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है और प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फाइंड आउट द प्रॉफिट, सबसे पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमारी क्या होती है? असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैच हो रही है कि नहीं? बिगिनिंग वाली देख लो पहले तो बिगिनिंग में हमारे असेट्स का टोटल कितना है? इसमें असेट्स कौन कौन से? पहले तो ये रिकॉग्नाइज करो, फिक्स्ड असेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ये सब असेट है। तो असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड टोटल कितना है ये कर लीजिए। टोटल क्या हो रहा है? 12,800 के फिक्स्ड असेट, 22,600 के इन्वेंट्री, 17,500 के ट्रेड रिसीवेबल और 15,300 की कैश एंड बैंक, 68,000
68,200 के हमारे असेट्स है। अब लाइबिलिटीज कौन कौन सी है बताओ। तो बिगिनिंग पे हमारी लाइबिलिटीज है, एक तो लोन्स और एक ट्रेड पेबल। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 11,500 प्लस 5,700। तो हमारा टोटल कितना हो गया 17,200। और हमारी कैपिटल कितनी है बेटा बिगिनिंग पे 51,000 है। 51,000 अमाउंट इन थाउजेंड से है, ध्यान देना। तो मे बी इन पीछे जीरो नहीं लगा रहा हूं मैं भी। अच्छा तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है क्या बिगिनिंग वाली। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस असेट हमारे कितने के हैं 68,200। कैपिटल है हमारी 51,000 और लाइबिलिटी हमारी 17,200। ये तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिगिनिंग वाली हो गई। एंड में अब ध्यान देना, एंड में आपको अकाउंटिंग पीरियड के बैलेंसेस दे रखे हैं लेकिन कैपिटल नहीं दे रखी है। तो क्या हम ये इक्वेशन पुट डाउन करके कैपिटल का बैलेंस एंड में निकाल लेंगे। कैसे, असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड इज इक्वल्स टू असेट उसी पीरियड के एंड पे, जिस पीरियड की जिस दिन की आपको कैपिटल निकालनी है उसी दिन की आपको असेट और लाइबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि असेट तो किसी और पीरियड की ले ली, किसी और दिन की ले ली और लाइबिलिटी किसी और दिन की ले ली, तो वो उस दिन की कैपिटल नहीं निकालेगा। तो हमको एंड वाले ही असेट और लाइबिलिटी का टोटल करना है। तो असेट हमारे कितने के हैं एंड में हमारे असेट्स कौन कौन से असेट है देखो, फिक्स्ड असेट है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। इनका टोटल कर लीजिए आप 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,000 68,720 क्या असेट्स है। लाइबिलिटीज at the end of the period, loans 11,500 और ट्रेड पेबल 5,800। लाइबिलिटीज हो गई 17,000। तो हम कैपिटल निकाल लेते हैं एंड पे। कैसे निकालोगे 68,720 माइनस 17,300 51,420। ये आपकी क्या हो गई बेटा कैपिटल हो गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यार भैया फाइंड आउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है ये बता दो। तो हमने ना लास्ट मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक में हमने प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला लिखा था। प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग। अब ध्यान देना क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ड्राइंग कितनी है, एडिशनल कैपिटल कितनी है। तो डायरेक्ट हम मान लेंगे जीरो। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई 51,420 और ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई हमारी 51,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया 420। अब इन्होंने क्या पूछा सेकंड, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो बैलेंस शीट तो आप बना ही लोगे वैसे। बैलेंस शीट
असेट और असेट कौन कौन से बेटा? फिक्स्ड असेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। फिक्स्ड असेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। 12,720, 22,900, 22,900। ट्रेड रिसीवेबल हमारे कितने? 17,500। कैश एट बैंक 15,600। लाइबिलिटी में हमारी कैपिटल क्लोजिंग 51,420। और क्या थे? लोन्स और ट्रेड पेबल। लोन है 11,500, ट्रेड पेबल है 5,800। लोन्स 11,500 और ट्रेड पेबल है 5,800। टोटल बोथ साइड की मैच हो जाएगी। टोटल 68,720। ठीक है, ऑफ आईसीआई मॉड्यूल है। मिस्टर डेविड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू हिज फाइनेंशियल्स। फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स। आपको मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करना है। अमाउंट इन थाउजेंड से ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, मैं भी अमाउंट्स इन थाउजेंड ही लिखने वाला हूं। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर है 5 लाख रुपीज। असेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए फाइंड आउट करनी है। लाइबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखी है 12। असेट एट द एंड ऑफ द ईयर बी फाइंड आउट करनी है। लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर भी फाइंड आउट करनी है। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है 35,000। टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखी 50,000। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर पे। ओके, दोनों के अलग अलग। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखी है और कैपिटल दे रखी है। लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल दे रखी है, मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है 50,000। और क्लोजिंग कैपिटल भी आपको दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 35,000। तो लाइबिलिटी एट द एंड मतलब सी कितनी हो जाएगी? 50,000 माइनस कितनी हो जाएगी बेटा? 15,000। तो लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द पीरियड हो गई हमारी, लाइबिलिटीज सॉरी हाँ, एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारी हो गई 15,000 एट द एंड ऑफ द पीरियड। ओके, अब जो असेट और कैपिटल और लाइबिलिटी का टोटल है वही तो असेट है। तो मतलब असेट भी हमारी यही है 50,000। असेट हमारी कितनी है? 50,000। तो बी जो आपको फाइंड आउट करना था, असेट एट द एंड बी, वो भी 50,000 ही है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है ना। तो ये बी और सी तो फाइंड आउट हो गया। अब क्या बोल रहा है ये? लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग दे रखी है, असेट फाइंड आउट करना है और बिगिनिंग की कैपिटल भी गिवन नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाया जा सकता है अगर प्रॉफिट पता हो तो, है ना। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल
इज इक्वल्स टू प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल ये कैसे आया? तो भैया वो फॉर्मूला था प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये अभी मान लो ये तो जीरो है दोनों, तो इसको मैं कट कर देता हूं अभी। ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल को मैंने कट कर दिया। ओपनिंग कैपिटल हमारे इस साइड आ जाएगी क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है। क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ओपनिंग कैपिटल का, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी है भैया, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल है 35,000, 35,000 माइनस 5,000। वैसे तो ये 35 लाख है इन थाउजेंड से। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई बेटा? 30,000 है ना। 30,000 हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई। अब हमारी असेट आ जाएगी, ओपनिंग वाली असेट। असेट हमारी बिगिनिंग पे जो कि ए पूछा है हमसे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल हो गई हमारी 30,000, लाइबिलिटी हो गई हमारी 12,000। तो असेट एट द बिगिनिंग हो गई हमारी 42,000। तो एग्जाम्पल नंबर 3, गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश। गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश। तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होंगे एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन? एक तो कैश और एक कैपिटल अकाउंट ऑफ गणेश। नेचर क्या है? नेचर है असेट और कैपिटल। हाउ अफेक्टेड? कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। रूल क्या बोलता है? असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ठीक है। सेकंड, बोरोड फ्रॉम महेश। महेश से उधार लिया। तो एक तो कैश आएगा और एक महेश का लोन अकाउंट, एक नया अकाउंट इन्वॉल्व होगा, महेश लोन। कैश असेट है और महेश का लोन कैश क्या हो रहा है? लाइबिलिटी भी क्या हो रही है? कैश असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, लोन महेश का लोन लाइबिलिटी है इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होंगे बेटा? फर्नीचर और कैश। फर्नीचर एक असेट है और कैश भी। एक मिनट, असेट फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर इंक्रीज होगा और कैश, असेट का फॉर्मूला क्या? इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो यहां पे कैश क्रेडिट हो जाएगा और फर्नीचर असेट है डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है तो। उसके बाद परचेस फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। मोहन से उधार खरीदा फर्नीचर। तो क्या करेंगे? एक तो फर्नीचर आएगा, फर्नीचर और एक मोहन जो कि हमारा का क्या रहेगा? क्रेडिटर या लाइबिलिटी। फर्नीचर हमारे लिए असेट है और मोहन हमारे लिए, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज, और ये भी क्या हो रहा है?
लोन एक तरह से फर्नीचर उधार लिया तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी ना। असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। देखिए हर ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट आएंगे, डेबिट और क्रेडिट, या इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट होंगे, भले मल्टीपल अकाउंट पे इंपैक्ट आए उसका। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे कैश में। अब यहां पे भी मैंने बात की थी लास्ट जब हमने क्लास ली थी तो, कि भैया सारे अकाउंट, अच्छा यहां पे हमने ये बात की थी कि ये अब स्टॉक नहीं मानेंगे, स्टॉक नहीं है ये, इट इज जस्ट ए परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मतलब कि खर्चे का अकाउंट मानेंगे। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे उसे मान लेंगे खर्चा है ये, हम तो ये मानेंगे कि बेचने के लिए रखा है, नहीं बिका तो लॉस ही है, तो इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, परचेज मतलब खर्चा। तो यहाँ पे एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा परचेज, जब भी हम गुड्स खरीदेंगे हमारे लिए। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स वो होते हैं जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। तो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है और कैश एक असेट अकाउंट है। एक्सपेंस क्या हो रहा है गुड्स खरीदने से, और असेट, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और असेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से हमने माल खरीदा उधार में, राम से हमने माल खरीदा, तो यहां पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो परचेस और राम जो कि क्रेडिटर है हमारा। परचेज एक एक्सपेंस अकाउंट है और राम एक लाइबिलिटी है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी भी, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचा किसमें, कैश में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहां पे जब हमने गुड्स खरीदा तो उसे एक्सपेंस माना, सेल करेंगे तब रेवेन्यू मानेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश और सेल्स। कैश हमारे लिए क्या है, सेल्स हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। असेट सेल होने से इंक्रीज होगा, आएगा, और रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सेल होने से। तो असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम को माल उधार में बेचा, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। उधार में बेचा मतलब श्याम हमारे लिए डेटर बन जाए, तो यहां पे एक तो श्याम का अकाउंट ओपन होगा जो कि हमारे लिए असेट है, डेटर है, और सेल्स ये असेट है, लेना बाकी है, और सेल्स रेवेन्यू है। असेट इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी, जब असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, जो कैश उधार में हमने माल बेचा था शाम को, उसने पैसा दे दिया। अच्छा आप पैसा दिया तब रेवेन्यू थोड़ी बुक होगा, रेवेन्यू एक बार बुक हो गया, इट इज जस्ट रेमिटेंस, पैसा आया है, रेवेन्यू तो बुक हो चुका है, सेल बुक हो चुकी है। तो यहां पे एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैश आया, और एक श्याम का अकाउंट इन्वॉल्व होगा क्योंकि डेटर कम हो जाएंगे। दोनों का नेचर असेट है। अब जब श्याम शुरुआत में असेट था तो अब भी क्या मानोगे, असेट। कैश इंक्रीज हो रहा है और डेटा डिक्रीज हो रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है यहां पर, तो इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो श्याम को क्रेडिट कर देंगे कैश देने पे,
और कैश को डेबिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पेड कैश टू राम, राम से, राम कौन है? राम वो है जिससे हमने उधार माल खरीदा था, मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी थी, उसको हमने कैश पे कर दिया, लाइबिलिटी कम हो रही है। तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक तो राम और एक कैश। राम का इनिशियली हमने जो अकाउंट का नेचर दिया था वो क्या था, और कैश हमारे लिए असेट ही रहेगा। लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज, और असेट भी क्या हो रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं तो डिक्रीज ही होंगे। लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, और असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, दोनों इक्वल होगा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा कराया पैसा, बैंक मतलब हमारे बैंक अकाउंट में हमने पैसा जमा कराया, तो बैंक अकाउंट, एक अकाउंट ओपन होगा, जो कि हमारे लिए क्या है, और कैश इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कैश ही डिपॉजिट किया तो कैश भी कम होगा। तो बैंक असेट है, और असेट इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग, पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग और कैश दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो ड्रॉइंग और एक, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो और एक। ड्रॉइंग का नेचर क्या है? कैपिटल। कैश का नेचर क्या है? ड्रॉइंग की तो कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा? कैपिटल डिक्रीज होगी, और असेट भी, कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट, और कैश डिक्रीज, असेट डिक्रीज होगा तो भी क्या करेंगे? क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकाला पैसा, मतलब ये तो कैश में आ गया, कैश बिजनेस में कैश आया और बैंक कम हो गया, यही हुआ। ऑफिस यूज के लिए मतलब ऑफिस में यूज करेंगे, तो यहां पे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैश और बैंक। ये ड्राइंग नहीं है, ध्यान रखना। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बिजनेस के लिए, तो कैश आया, दोनों ही असेट है, एक असेट और एक असेट। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला। किसके लिए निकाला? तो पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो ये तो ड्राइंग हो गई, तो यहां पे ड्राइंग और बैंक दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, इधर ही कर लेते हैं हम इसको ऊपर। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक तो ड्राइंग और एक बैंक। ड्राइंग का नेचर क्या है? कैपिटल, और बैंक का नेचर, कैपिटल ड्राइंग करने से डिक्रीज होती है और असेट भी डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, और असेट डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? रिसीव्ड ए क्रॉस्ड चेक फ्रॉम कस्टमर शाम एट 3 PM, और अगले दिन हमने चेक लगाया, क्योंकि जनरली क्या होता है, बैंक का क्लियरिंग क्लोज हो जाता है, 11 बजे तक चेक लगा दो, 11 बजे तक आपका चेक क्लियर सेम डे हो जाता है या अगले दिन हो जाता है।
अगले दिन लगाओगे तो उसके अगले दिन क्लियरिंग में जाएगा। तो 3 बजे चेक आया शाम का एक दिन, तो हम अगले दिन लगाएंगे। तो सबसे पहले तो बैंक में लग गया क्या चेक, तो यहां पे एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा चेक इन हैंड। क्या करोगे आप, चेक इन हैंड असेट है और शाम का अकाउंट, चेक इन हैंड असेट है और शाम भी हमारे लिए असेट ही है, डेटर है हमारा। चेक इन हैंड इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है, और शाम डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अब उससे पैसे नहीं लेने। असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब अगले दिन हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, पी वाला ट्रांजेक्शन देखो, डिपॉजिटेड शाम्स चेक नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जब चेक डिपॉजिट कराया तो बैंक में, हमारी बुक्स में हम बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे। शाम से तो कोई लेना देना ही नहीं ना भाई, शाम का तो हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं। अब चेक इन हैंड चला गया, जैसे कैश डिपॉजिट कराते हैं ना बैंक में, वैसे ही चेक इन हैंड डिपॉजिट करा दिया, चेक इन हैंड जीरो हो गया। बैंक एक असेट है और चेक इन हैंड भी, जब हमने चेक जमा कराया तो हमने माना बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और चेक इन हैंड असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट, बैंक इंटीमेटेड दैट शाम्स चेक वाज डिसऑनर्ड। शाम का जो चेक था ना वो डिसऑनर हो गया। अब वापस आपसे कौन मांगेगा, आपने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था बुक्स में, कम करना पड़ेगा। और आप किससे मांगोगे वापस, तो शाम आपकी बुक्स में वापस असेट में आ जाएगा और बैंक आपके लिए बैलेंस कम कर देगा। बैंक का बैलेंस आपको भी तो कम करना पड़ेगा, तो आपको शाम से वापस पैसे लेने हैं, इसलिए असेट में डेबिट हो गया, वो असेट इंक्रीज होगा डेबिट हो जाएगा, और बैंक कम होगा इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। शाम का चेक डिसऑनर हो गया। पेड राम बाय चेक, राम को हमने चेक से पे किया, राम हमारे लिए क्रेडिटर था, क्रेडिटर को हमने पे किया बैंक से। एक तो राम का अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। राम हमारे लिए लाइबिलिटी है और बैंक हमारे लिए, राम को हमने पे किया तो लाइबिलिटी क्या होगी, और बैंक असेट है और बैंक से पे करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट, और असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। पेड सैलरी, पेड रेंट बाय चेक, तो एस ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट बाय चेक। तो सैलरी हमने कैश में पे की, तो यहां पे सैलरी और कैश, सैलरी एक एक्सपेंस अकाउंट है और कैश हमारे लिए एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, सैलरी देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, सैलरी अकाउंट प्लस होएगा, और असेट डिक्रीज होगा, यही होगा, असेट कैश डिक्रीज होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, असेट इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। नेक्स्ट क्या था, एक तो रेंट पे किया बाय बैंक, रेंट हमारे लिए क्या है और बैंक हमारे लिए क्या है, इंक्रीज और असेट इंक्रीज, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और बैंक असेट है, असेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, आपने जब गुड्स खरीदे थे तब किस अकाउंट को इन्वॉल्व किया था, परचेस, परचेस अकाउंट को इन्वॉल्व किया था, एक्सपेंस इंक्रीज किए थे। आपने पर्सनल यूज में गुड्स ले लिए तो एक्सपेंस कम हो गया, एक तरह से बिजनेस के लिए अब वो खर्चा नहीं है, वो ड्राइंग है। तो एक्सपेंस मतलब परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा एक, और एक ड्राइंग अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, तो जब गुड्स पर्सनल यूज में यूज करते हैं तो एक तो ड्राइंग
और एक परचेस, क्योंकि जब खरीदते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं तब परचेस अकाउंट डेबिट होता है। तो जब गुड्स, अच्छा सेल होगा तो सेल में जाएगा, लेकिन ड्राइंग हो गई तो परचेस वापस कम करनी है, तो ड्राइंग कैपिटल है और परचेज एक्सपेंस है। यही है, कैपिटल डिक्रीज होगी ड्राइंग करने से, कम होगी ना, और एक्सपेंस भी डिक्रीज हो रहा है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस के लिए आपको खर्चा नहीं है। कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, एक्सपेंस डिक्रीज हो गए। वी वाला ट्रांजेक्शन क्या है, पेड एन एडवांस टू सप्लायर ऑफ गुड्स, गुड्स के सप्लायर को एडवांस दिया है ना। हाँ, तो सप्लायर हमारे लिए एक तरह का असेट हो गया। अभी तो कैश में ही दिया होगा, कुछ नहीं बोला है तो सप्लायर अकाउंट एक अकाउंट ओपन होगा, सप्लायर का पर्सनल अकाउंट ओपन करेंगे हम, और कैश, सप्लायर अभी हमारे लिए असेट है। क्या हो रहा है, असेट है, क्योंकि उसने हमें एडवांस, हमने उसको एडवांस दिया, उसने गुड्स नहीं दिए, तो हमें उससे एक तरह से या तो माल लेना है या कैश ले लेंगे वापस, और ये भी हमारे लिए असेट है। सप्लायर असेट है और असेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अभी हमें उससे पैसा लेना बाकी है, और कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या हम बोले सप्लायर को हम असेट साइड में, अकाउंटिंग इक्वेशन याद करें तो असेट में सप्लायर का अकाउंट ऐड हो जाएगा और कैश लेस हो जाएगा, है ना। तो सप्लायर असेट है, असेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और कैश असेट है, असेट डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। नेक्स्ट, डब्ल्यू क्या बोल रहा है, रिसीव्ड एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सेम जैसे सप्लायर को एडवांस दिया वैसे कस्टमर ने एडवांस दे दिया। लाइबिलिटी, कस्टमर हमारे लिए लाइबिलिटी, अगर इक्वेशन होती तो आप क्या करते, लाइबिलिटी में कस्टमर अकाउंट ओपन करते, ऐड कर देते, और कैश में इधर असेट में ऐड कर देते हैं। मतलब कस्टमर एक लाइबिलिटी है एक तरह से अभी, और कैश हमारे लिए ऐड हो रहा है, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश और कस्टमर। कस्टमर और एक कैश, कस्टमर हमारे लिए लाइबिलिटी है अभी, और कैश तो हमेशा असेट ही रहेगा। तो कस्टमर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है अभी, क्योंकि हमें उसको या तो गुड्स देना है या कैश देंगे वापस, और कैश हमारे लिए असेट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा, और कैश असेट है इसलिए डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, एक्स पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, वाई है पेड इंस्टॉलमेंट ऑन लोन, और जेड है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो एक्स में क्या होगा, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट दिया, तो एक इंटरेस्ट पेड अकाउंट ओपन होगा जो कि एक्सपेंस अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट ओपन होगा जो कि एक एक्सपेंस अकाउंट है, और कैश से जा रहा है तो कैश अकाउंट कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस अकाउंट ओपन होगा जो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। सेम ऐसे पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, एक लोन ले रखा है हमने, उसकी इंस्टॉलमेंट पे की, मतलब लोन कम होगा, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, और कैश असेट है, असेट से पे हो रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है, सॉरी असेट डिक्रीज हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, कैश भी क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे लोन अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब हमें मिल रहा है इंटरेस्ट, हमारे लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट एक ओपन होगा जिसका नेचर होगा रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक में आ रहा है, बैंक असेट है और असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, तो बैंक डेबिट होगा और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये तीनों ट्रांजेक्शन एक्स वाई जेड, ये हमने मॉडर्न अप्रोच से क्लासिफिकेशन देखा, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, उन पे क्या इंपैक्ट आएगा, उन्हें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। करते हैं किसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच की, क्लासिफिकेशन में ही हमने मॉडर्न अप्रोच देखा,
तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में तीन अकाउंट्स को तीन क्लासेस में बांटना है। तीन क्लासेस में कैसे बांटेंगे? पहला पर्सनल, सेकंड रियल और थर्ड है नॉमिनल। अब ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, कैसे हम आगे बात करेंगे। सिंपली पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, सभी यहां आ जाएंगे। आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या होता है? नेचुरल पर्सन्स लाइक ह्यूमन बींग्स के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो पर्सन सारे नेचुरल होंगे। तो पर्सनल में भी क्लासिफिकेशन अगर हम बोले तो नेचुरल, लाइक राम, श्याम, एक्सेट्रा, दीज आर पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स जो नेचुरली क्रिएटेड है, मतलब जिनको आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया है। सेकंड क्लासिफिकेशन पर्सनल में ही आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन होते हैं? बिजनेस पर्पस के लिए बहुत सारी एंटिटीज ऐसी होती है जो सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। जैसे आपने रिलायंस इंडस्ट्री से डील किया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ए सेपरेट पर्सन, इज नॉट अंबानी। अंबानी इज ए सेपरेट पर्सन एंड रिलायंस इंडस्ट्री इज ए सेपरेट पर्सन। आपने अगर रिलायंस इंडस्ट्री को माल बेचा है तो आप रिलायंस इंडस्ट्री को आपकी बुक्स में डेबिट करोगे, ना कि मुकेश अंबानी जी को। समझ में आ रहा है? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री एंड मुकेश अंबानी बोथ आर सेपरेट पर्सन। तो रिलायंस इंडस्ट्री लॉ के ना लीगली भी सेपरेट पर्सन है, इसलिए उसे आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में डाला है। तो इसमें जितनी भी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होगी या जो भी एंटिटीज सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर, वो सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन में आएगी। प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट्स, फर्म्स, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे बहुत सारे एनजीओज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में चलते हैं। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। ये भी पर्सनल कैटेगरी में आएगी। और एक और पर्सन है जो पर्सनल कैटेगरी में आएगा, जो कि हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन को। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी? किसी को देना बाकी है, मतलब इट रिप्रेजेंट्स दैट पर्सन जिनको हमें पैसा देना है, तो इट इज ए पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारे अकाउंट्स में ऐसे अकाउंट खुल जाते हैं जो किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट एक तरह से किसी पर्सन का नाम नहीं है, ये एक अकाउंट है या एक ग्रुप है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ पर्सन्स को। उसके अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा इन इन लोगों को देना है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी 50 पर्सन्स की सैलरी हम 1 अप्रैल को दे रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज की सभी की सैलरी 1 अप्रैल को जाती है। तो जो 1 अप्रैल को हम पे कर रहे हैं, 1 अप्रैल को जो हम पे कर रहे हैं, 31 मार्च के दिन उन सभी 50 लोगों की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में शो होगी, ग्रुप में शो होगी। अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें दिखेगी इन 50 लोगों को पैसा देना बाकी है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे आप बैलेंस शीट में तो आप सभी 50 लोगों के नाम नहीं लिखोगे ना, वो भी तो पर्सनल अकाउंट है। एग्जीक्यूटर तो खुद एक पर्सन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी में तो जब मल्टीपल लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हो एक ग्रुप में, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बन गया।
है ना। बैलेंस शीट में क्या आप 50 लोगों के नाम लिखोगे आउटस्टैंडिंग, या एक बस आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बताओगे। ऐसे ही प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ये सब पर्सनल है। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेना बाकी है किसी से, अक्रूड इंटरेस्ट एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अक्रूड इनकम। और अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये सारा। अच्छा एक चीज ध्यान देना, लाइबिलिटीज मतलब जो भी देना है हमें किसी को, वो सब पर्सनल में ही आते हैं हमेशा। किसी ना किसी पर्सन को तो देना ही होगी ना, तो हमेशा आपकी जो लाइबिलिटी साइड में अकाउंट्स है वो सब पर्सनल है, चाहे वो कैपिटल हो, क्रेडिटर हो, लोन हो, आउटस्टैंडिंग हो, व्हाटएवर इट इज, हमेशा लाइबिलिटी साइड में जितने भी आपके अकाउंट्स है वो सब क्या है, पर्सनल। अब पर्सन तो हमने कैटेगराइज कर दिया। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है रियल। रियल अकाउंट मींस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टीज। असेट्स अदर देन पर्सन, लाइक डेटर, डेटर भी तो असेट है। तो जो भी असेट्स और प्रॉपर्टीज है जो कि नॉट ए पर्सनल अकाउंट, नॉट ए वो सब रियल है। मतलब जितने भी असेट जो पर्सनल में नहीं आए, नहीं जो पर्सनल में, वो कहां जाएंगे, रियल में। क्यों भैया, डेटर कहां जाएगा, राम पैसे लेने हैं, कहां जाएगा, तो फिर वो रियल में नहीं आएगा। मतलब जितने भी नॉन पर्सनल असेट अकाउंट है वो सब रियल में आ जाएंगे, जितने भी नॉन पर्सनल असेट अकाउंट है वो सब कहां आ जाएंगे, रियल में आ जाएंगे। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना, ये सब कहां आएंगे, रियल में, रियल में। तो जितने भी फिक्स्ड असेट है हमारे, जितनी भी इन्वेंट्री है हमारी, ये सब हमारी कहां आएगी, रियल अकाउंट में आ जाएगी। फिर नॉमिनल, नॉमिनल में क्या जाएगा बेटा, जितने भी एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट है। एक्सपेंस को हम लॉसेस से भी रिप्रेजेंट कर, लॉसेस भी एक्सपेंस का ही, एक्सपेंस और लॉसेस अकाउंट है। रेवेन्यू या गेन्स या इनकम अकाउंट है। ये सब कहां जाएंगे, नॉमिनल में। ठीक है, जैसे सेल्स, सेल्स अकाउंट नॉमिनल है, परचेज अकाउंट नॉमिनल है, सैलरी अकाउंट नॉमिनल है, रेंट अकाउंट नॉमिनल है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट नॉमिनल है, कैरेज पेड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स है। चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो रेवेन्यू हो, वो सभी कहां जाएंगे। अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हमने क्यों नहीं पढ़ा पहले, या हम बोलते हैं कि हम इसे फॉलो क्यों नहीं करते। अब समझना, बैंक, मैंने बैंक अकाउंट को अगर मैं बोलूं तो इट इज ए, बहुत सारे लोग इसको पर्सनल भी बोलते हैं क्योंकि बैंक इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, बट बहुत सारे लोग इसको रियल भी बोलते हैं क्योंकि ये एक, हम बोल सकते हैं हमारा इम्पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं, इम्पर्सनल असेट अकाउंट है, हमारा ही पैसा है ना, कभी भी निकाल सकते हैं। बट नहीं, मैं इसको पर्सनल बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा भैया एक पर्सन से डील कर रहा हूं, मैंने उसको एक तरह से उधार दे रखा है, मेरे खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है वो बैंक के ऊपर उधार है, तो पर्सनल हो गया। और बहुत सारे बोलते हैं इसको रियल है। तो इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग कि यार भैया कौन सा अकाउंट कहां शो करूं मैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग। और अगर आप मॉडल में जाओ तो बैंक में पैसा पड़ा है तो इट इज एसेट, राम को पैसा दे रखा है तो वो भी, कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है। असेट मतलब जिससे पैसा लेना है या जिससे पैसा आने वाला है या जो जो मुझे रेवेन्यू जनरेट करके देगा वो मेरे लिए असेट है।
समझ में आ रहा है? या मेरे को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा, वो भी मेरे लिए असेट है। असेट मींस असेट, फिर उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं कि पर्सनल है या रियल है। तो ये थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग हो जाता है ट्रेडिशनल में। अच्छा, लेकिन रूल दोनों के सेम जब भी आप लगाओगे ना आगे। अब हम देखते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। कल हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। आज समझ में आया है ना? तो आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जिसमें आपको ये बताना है कौन सा अकाउंट कौन सा होगा होमवर्क के लिए, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। एक क्वेश्चन है यहां पे, आपको ये बताना क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। जैसे कैपिटल ब्रॉट इन, यहां पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? कैपिटल। तो कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। ऐसे ही ड्राइंग भी एक पर्सनल अकाउंट है। बिल्डिंग परचेज रियल है, परचेज अकाउंट नॉमिनल है। ऐसे आपको कल इसको क्लासिफाई करके आना है, ठीक है?